छोटे से रूम में मैंने भी लिया था, जहाँ पे शेयर्ड टॉयलेट बाथरूम मैंने शेयर करता था और वहाँ पे मैंने 3-4 साल गुज़ारे। तो हाँ, किसी को अच्छा नहीं लगता है कि 2-3 साल बैठ के बस पढ़ते रहना एक एग्ज़ाम के लिए, जिसका आपको पता ही नहीं आप क्लियर करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो। यूपीएससी के लिए जो आपने सोचा था कि यू वांट टू बी अप्लाई फॉर सिविल सर्विसेज, तो उसके लिए इस प्रिपरेशन के लिए आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? लाइक व्हेन एंड व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू बी लाइक टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज? तो जैसे बहुत लोग आपने सुना होगा बचपन से ही बोलते हैं कि मुझे बचपन से ही आईएएस ऑफिसर बनना है। मेरे इसमें ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट मेरे पापा कहा करते थे, बेटा देखना मेरे को भी मैनेजमेंट में जाना है, एमबीए करके इन्वेस्टमेंट बैंकर बनूंगा, मल्टीनेशनल में काम करूंगा। लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर में था एमबीए के, जब मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंक में एज एन इंटर्न काम कर रहा था, तब मुझे पता चला कि नहीं, आउटसाइड वर्ल्ड क्या होता है। क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग में होते हैं, स्कूल में होते हैं, हमें ज़्यादा बाहर के बारे में पता नहीं रहता, हमें वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पता होती है, क्या काम क्या करते हैं, ये हम सिर्फ दूर से देख के हमें लगता है कि नहीं हमने ये करना चाहिए वो करना चाहिए। जब लेकिन आप असली दुनिया में जाते हो, तब आपको पता चलता है कि नहीं, हाउ द जॉब इज, हाउ द व्हाट द वर्ल्ड इज अबाउट। तब मेरा भी ऐसे ही रहा। जब मैंने इंटर्नशिप करना चालू किया, तब मैंने देखा नहीं यार, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक प्रकार की मोनोटोनी आती है, वहाँ इतनी डाइवर्सिटी नहीं है जॉब की। तब मैंने सोचा नहीं, मैंने भी सिविल सर्विस प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें जिस लेवल का एक्सपोजर मिलता है एक एस्पिरेंट, एक गवर्नमेंट सर्वेंट को, दैट इज अनपैरेलल्ड। बहुत कम जॉब्स है इंडिया में जो आपको उस प्रकार का एक्सपोजर और डाइवर्सिटी देती होगी, उस प्रकार का चैलेंज आपको देती होगी। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए, डाइवर्सिटी ऑफ द जॉब चैलेंजेस, ये सबको मैंने मद्देनजर रखते हुए यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपेयर करने का निर्णय किया एमबीए करने के बाद, है ना, सेकेंड ईयर ऑफ एमबीए। तो सर आपके प्रिपरेशन डेज कैसे थे? उसके बारे में प्लीज बताइए। हाँ, प्रिपरेशन डेज मैं नहीं बोलूँगा अच्छे थे, मैं बहुत डिप्रेस रहता था क्योंकि मैंने थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया था, और जब मैं आया था तो आपने अगर ओल्ड राजेंद्र नगर देखा है तो एकदम छोटी जगह, क्रांति प्लेस है, इट्स नॉट दैट पॉश एरिया। वहीं लेकिन सब स्टूडेंट्स लेके प्रिपेयर करते हैं। छोटे से रूम में मैंने भी लिया था, जहाँ पे शेयर्ड टॉयलेट बाथरूम मैंने शेयर करता था, और वहाँ पे मैंने 3-4 साल गुजारे। तो हाँ, किसी को अच्छा नहीं लगता है कि 2-3 साल बैठ के बस पढ़ते रहना एक एग्जाम के लिए, जिसका आपको पता ही नहीं आप क्लियर करने वाले हो कि नहीं करने वाले। तो हाँ, नॉर्मल था। मैं डिप्रेस था वहाँ पे, जब फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ मेरा। तो पर हाँ, अब जब मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो एज अ पर्सन आपको स्ट्रांग बनाता है, आप में फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस लेवल बढ़ाता है। वो आपको बहुत पेशेंस कर क्या जो वैल्यू होता है वो पता चलता है कि हाउ टू बी पेशेंट इन लाइफ। और बहुत आप में एक कंपैशन भी पैदा करता है प्रिपरेशन, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हो प्रिपरेशन में, आप इतनी सारी चीज़ों को ध्यान से देखते हो, बाकी लोगों से मिलते हो, तो आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बढ़ता है। तो ऑन अ पॉजिटिव साइड, नॉलेज आप बहुत गेन करते हो जो लाइफ लॉन्ग आपको काम आता है, क्योंकि प्रिपरेशन में आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ने मिलती है जो कि आपको बहुत एम्पावर फील करवाता है। तो दोनों एस्पेक्ट में बोलूँगा, प्रिपरेशन, ऑल्दो दे वर डिप्रेसिंग डेज, इट मेड मी स्ट्रांग एज अ पर्सन। तो सर आपने डिप्रेशन की बात की और जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, डिप्रेशन का बहुत शिकार होते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। सो उससे ओवरकम होने के लिए आपने क्या किया था? मैं म्यूज़िक सुनता था, मुझे क्लासिकल म्यूज़िक का, वेस्टर्न क्लासिकल का बहुत शौक है। तो मैं वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक सुनता था। मेरे को, जैसे आपको कहा है मैंने, मेरा राइटिंग का शौक है, तो राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एस्केप। तो मैं बहुत कभी कविताएँ भी लिखता था और रीडिंग भी करता था। तो ये 3 तरीके हैं जिससे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन चीज़ों को, डिप्रेशन और जो फ्रस्ट्रेशन रहता है फेलियर का, बेसिकली वो सबको मैंने हैंडल करने के लिए ये सारी चीज़ें करता था। बहुत बार मूवीज़ देख लिया, फ्रेश हो गए या घर चले गए तभी। तो ये सारे आपको टैक्टिक्स यूज़ करके ना, टू बी इन द गेम यू हैव टू कीप ओवरकम ऑल दिस डिप्रेशन। और सबकी अलग-अलग स्ट्रैटेजी रहती है डिप्रेशन को ओवरटेक करने की। मेरे को वो ये मेरी स्ट्रैटेजी ये थी जो मैंने आपको कहा, म्यूज़िक सुनना, लिखना, रीडिंग वर माय स्ट्रैटेजी टू ओवरकम डिप्रेशन एंड द फ्रस्ट्रेशन। तो सर वही टाइम था जब वही ड्यूरेशन था जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, जब आपने
फर्स्ट अपनी पोएम जो है सेंट हेजल तब लिखी थी? हाँ, तो सेंट हेजल पोएम्स टू अ मेडन में आधी कविताएं तभी की थी और आधी कविताएं इंजीनियरिंग के समय की थी। तो इट इज बेसिकली अ ओके। कंपाइलेशन ऑफ पोएम्स व्हिच वाज रिटन ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 years, ऐसा था। तो सर कोई ऐसा मोटिवेशन बताओ जो थ्रू आउट योर जर्नी, बिकॉज़ यू नो आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं इन योर जर्नी और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें की हैं। सो देयर मस्ट बी सम मोटिवेशन थ्रू आउट योर जर्नी, तो उसके बारे में प्लीज़ बताइए। Curiosity थी basically. I mean, as a person, as an individual, people are curious and they want to explore a lot of things. तो जैसे मैंने कहा आपको, गिटार एक समय पे मैंने गिटार उठाया, फिर राइटिंग चालू किया, फिर मैंने अगर आप यूपीएससी के लिए मोटिवेशन पूछ रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि द बिगेस्ट मोटिवेशन वाज कि आई डिडंट वांटेड अ मोनोटोनस जॉब, आई वांटेड अ जॉब, यू नो, जॉब व्हिच वाज डाइवर्स एंड व्हिच वाज चैलेंजिंग। हाँ, फेलियर्स के बाद ऐसा लगता था छोड़ दूँ यार, पता नहीं साला अब क्लियर होगा कि नहीं एग्जाम में, बस यही करते बैठूंगा। और एंड में पता चला क्लियर भी नो एग्जाम, तो उससे अच्छा कुछ सेफ्टी के लिए कोई जॉब ढूंढ लूँ। लेकिन वही था कि नहीं, मैंने सोचा था कि पकड़े रहो अभी, ऑब्वियसली इट इज वेरी पेनफुल बट यू हैव टू चूज योर पेन, द पेन ऑफ ट्राइंग और द पेन ऑफ गिविंग अप। तो या फॉर मी थैंकफुली इट वर्कड आउट, इट्स इजियर सेड देन डन। बहुत लोगों का नहीं होता, वो यही बोलते हैं कि जो क्लियर हो जाते हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बट एज आई सेड, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यू नो। सिंस आई क्लियर्ड, आई एम सक्सेसफुल, आई एम टेलिंग यू कि ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। आई डोंट नो, इट मस्ट बी वर्किंग फॉर सम पीपल, इट माइट नॉट वर्क फॉर सम पीपल, पर मेरा मोटिवेशन यही था कि द फियर ऑफ फेलियर, द फियर ऑफ यू नो हाउ टू फेस माई फैमिली, ऐसा मेरे को लगता था कि भैया यू हैव कम टू हियर, सर आप ट्राई कीजिए, जब तक आप ट्राई करते रहिए, जितना आप में करेज है, जितना आप में स्ट्रेंथ है, आप ट्राई करते रहिए। उसके बाद नहीं हुआ तो ठीक है, बट गिव योर बेस्ट। तो मैंने होपफुली इट वर्कड आउट फॉर मी एंड आई क्लियर्ड इट इन माय थर्ड। सो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, सो आपके जो एज वी नो कि यू हैव सो मेनी पैशन, डिफरेंट डिफरेंट पैशन इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, तो उस ड्यूरेशन में आपने सब कुछ छोड़ दिया था, यू हैव जस्ट फोकस्ड ऑन वन थिंग, और या फिर आपका सब में इन्वॉल्वमेंट था इक्वली या नहीं पार्शियली? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, आई यूज्ड टू हैव दिस गिल्टी फीलिंग कि अगर मैं अपने पैशन कंप्लीटली अभी भी फॉलो करूंगा तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। You know, that fear was always there. But however, of all my passions, I was still involved in writing. As I said, मैं हम्म। जब मैं डिप्रेस रहता था, फ्रस्ट्रेटेड रहता था, आई यूज्ड टू राइट। तो अपनी और कोई स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए सर टू क्रैक द एग्जाम। Okay, so basically, the portion of UPSC is very, very vast. इसमें they can ask anything below the sun and sometimes they ask above the sun also. So you have to define the boundary. आपको आपका सिलेबस डिफाइन करना, ऑब्वियसली इट कैनॉट बी डिफाइंड, बट मान आप एक रफ बाउंड्री बना सकते हैं। और वो डिफाइन करने के लिए यू नीड द हेल्प ऑफ अ कोचिंग क्लास और गुड गाइड। सो बेसिकली यू शुड नो द स्कोप, द बाउंड्री एंड द सिलेबस वेरी वेल। फॉर दैट यू हैव टू फाइंड अ गुड कोचिंग क्लास। ओके, गुड कोचिंग क्लास के बाद you have to zero down on good study material and you have to stick to that. You have to choose optionals which you can study for say 2 to 3 attempts. ऐसे नहीं करना है कि ऑप्शनल वो उठा लिया कि जिस साल ज़्यादा मार्क्स है वो ऑप्शन उठा लिया और आपको उस ऑप्शनल में इंटरेस्ट नहीं। जैसे मैंने ऑप्शनल उठाए थे साइकोलॉजी और फिलोसफी, जबकि मैंने इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और एमबीए किया फाइनेंस में, और उसको डायगनली ऑपोजिट सब्जेक्ट्स उठाए मैंने यूपीएससी के, साइकोलॉजी और फिलोसफी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था, मुझे अच्छा लगता था पढ़ने के लिए। मुझे पता था कि अगर 1 साल फेल हो गया, 2 साल फेल हो गया तो भी मैं पढ़ पाऊंगा, पर मैं 1 साल से ज़्यादा इंजीनियरिंग और फाइनेंस नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मैंने फिलोसफी और साइकोलॉजी उठा। और दूसरी चीज़ होती है कि, और एक जो स्ट्रैटेजी मुझे लगती है कि जब आपने स्टडी मटेरियल डिसाइड कर लिया है तो स्टिक टू द स्टडी मटेरियल। ऐसा मत करो कि एक चीज़ 10 जगह से पढ़ो, एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ो आप। क्योंकि मैंने देखा है कि अभी खासकर ऑफ लेट मार्केट में बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्योग्राफी यहाँ से पढ़े, ज्योग्राफी के लिए ही पढ़ने के लिए सेम टॉपिक के लिए 20 जगह। इसके लिए मैं हमेशा एस्पिरेंट्स को ये बोलता हूँ कि जीरो डाउन कीजिए आपके स्टडी मटेरियल पे, उस पर आप स्टिक कीजिए, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि डिफाइन योर सिलेबस वेरी वेल, zero down on a good coaching class, stick to that coaching class and revision.
एंड प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी। Wow, I hope this will help, UPSC other aspirants. So, sir, tell us how different is your life now, after taking up this service, and what is your daily routine after taking up this service? So life is completely different than what it used to be before service. I won't be lying, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बस यार लाइफ चेंज नहीं हुई है, लाइफ चेंज हुई है। ऑन द कॉन्ट्ररी आई मीन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है। ऐसे बोलते हैं ना कि पेरेंट्स लोग खासकर बोलते हैं कि बेटा 10वीं कर लो उसके बाद लाइफ में आराम है, 12th कर लो उसके बाद लाइफ में आराम है, इंजीनियरिंग कर लो लाइफ में आराम है, MBA कर लो लाइफ में आराम है, यूपीएससी कर लो आराम ही आराम है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं अभी से बता रहा हूँ जो भी एस्पिरेंट्स है, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, ऑफ लेट इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। मुझे पता नहीं पहले कैसे होती थी सरकारी नौकरी, लोग बोलते थे कि बहुत आराम वाली नौकरी होती है, 10 से 5 या 6 की होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत स्ट्रेसफुल है, खासकर जब से मैं दिल्ली आया हूँ 2019 में। जैसे ही मैं आया था आई वॉज अपॉइंटेड एज SDM दिल्ली कैंट। SDM बनते बराबर ही दिल्ली के इलेक्शन आ गए थे जब मैं रिटर्निंग ऑफिसर था। तो आपको पता ही है रिटर्निंग ऑफिसर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इलेक्शन में, वो अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की इलेक्शन वही करवाता है। वो बहुत चैलेंजिंग और बहुत अच्छा समय था, लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल समय भी था साथ में। और उसके बाद कोविड आ गया दिल्ली में, तो तब से लेके अभी तक हम कोविड ड्यूटी में बिजी। तो इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, इट इज़ एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी चैलेंजिंग ऑल्सो, एंड इट इज़ इन अ वे फुलफिलिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो। If you like our video, please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching.